Hello everyone, this is Umanand Vishnoi, and today we are going to study social studies, right? So social studies यानी सामाजिक विज्ञान इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर चार विषय होते हैं: हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली होता क्या है सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान हिंदी में बोलते हैं इसको। तो आपके समाज में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनकी स्टडीज को हम सोशल स्टडीज बोलते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। तो पढ़ते क्या क्या है हम इसमें इसमें हमको पता है कि यस, लेट मी फर्स्टली ब्रीफ यू। तो यहाँ पे एक वीडियो सीरीज में शुरू करने वाला हूँ। तो इस वीडियो सीरीज में मैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की सोशल स्टडीज की जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ। तो उस ही ओरिएंटेशन से मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। दिस इज माय इंट्रोडक्टरी वीडियो। और इसमें सबसे पहले जान लेते हैं, वैसे तो सभी को पता होता है कि सोशल स्टडीज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब्जेक्ट्स। 4 सब्जेक्ट्स में विभाजित होता है सोशल स्टडीज। पहला होता है आपका हिस्ट्री, जिसको आप क्लास 10th एनसीईआरटी में बोल रहे हो, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। क्लास 9th में हमने इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 पढ़ा था। एंड क्लास 10th में हम इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 पढ़ रहे हैं। नाउ कमिंग अपॉन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो ज्योग्राफी को कंटेम्प्रेरी इंडिया बोल रहे हैं। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंडिया के जो भी फीचर्स हैं इस बुक में, ज्योग्राफी में हम उनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के रिसोर्सेज कैसे हैं, इंडिया की सॉइल कैसी है, रिवर्स कैसे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे। कमिंग अपॉन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आप इसको पॉलिटी भी बोलते हो। तो इसको यहाँ पे क्लास 10th एनसीईआरटी में हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 का नाम दे रहे हैं। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आई एम अगेन रिपीटिंग दैट इट्स वीडियो सीरीज, और इसमें हम क्लास 10th सोशल साइंस के, सोशल स्टडीज के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। उस सीरीज में सबसे पहला चैप्टर आपका आता है ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सारी बकवास को छोड़ते हुए सीधे चैप्टर के ऊपर आते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो दो वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? संसाधन। जो भी चीजें आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हो, लाइक वाटर, एयर, मिनरल्स, मेटल्स, ये सभी रिसोर्सेज होते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? विकास, है ना। तो बेसिकली एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि, और यहाँ पे रिसोर्सेज और डेवलपमेंट दोनों इंटर रिलेटेड हैं कि रिसोर्सेज की हेल्प से डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सकता है, राइट। सो वीडियो इज फॉर स्टूडेंट्स, बट देख कोई भी सकता है। बट चूंकि स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैं नरेशन जो होगा वो स्टूडेंट्स को ही करूंगा, स्टूडेंट्स बोल के ही करूंगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पंखा टाइप का कुछ बना हुआ है, ये पोल है, और यहाँ पे एक पंखा टाइप का बनाया हुआ है। सो व्हाट इज दिस? तो बहुत सौ को पता होगा, बहुत सौ को नहीं पता होगा। तो ये एक विंड मिल है। विंड मिल से क्या होता है कि जो भी एयर है उसकी मदद से, जो विंड है, जो विंड एनर्जी है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम विंड की मदद से विंड एनर्जी डेवलप करते हैं। तो ये विंड मिल होता है। इसकी तरह से सोलर पैनल्स भी होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि हम सनलाइट से एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। नेक्स्ट, सो बेसिक सी चीज, सबसे पहली चीज होती है आपकी व्हाट आर रिसोर्सेज।
तो everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. वो चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो कि हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। तीन कंडीशंस होती हैं किसी भी चीज को रिसोर्स होने के लिए। आप किसी भी चीज को रिसोर्स तब बोलोगे जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होगी, यानी आपको आपके पास उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी होगी। इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब होता है कि आर्थिक रूप से संभव, यानी रिसोर्स आपका 2 रुपए का है बट आपके पास 1 रुपए है, तो क्या आप उस रिसोर्स को खरीद पाओगे? क्या आप उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करोगे? नहीं। तो इसलिए इकोनॉमिकली फीजिबिलिटी भी देखी जाती है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, जिस देश में आप उस रिसोर्स को यूज कर रहे हो, क्या वहां का कल्चर उस रिसोर्स को यूज करने की परमिशन देता है? ये बात भी ध्यान में रखी जाती है। बेसिकली बेसिक सी डेफिनेशन है, रिसोर्स क्या है? कोई ऐसी चीज जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। और दो चीज जरूर याद रखनी है इसमें, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स और तीन चीजों का रिलेशन दिखा रखा है। तो ह्यूमन बींग्स फिजिकल एनवायरनमेंट या फिर नेचर से क्या करते हैं? कनेक्शन करते हैं, उससे इंटरेक्शन करते हैं। और फिजिकल एनवायरनमेंट से जो भी रॉ मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करते हैं। उन इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है? उन इंस्टीट्यूशंस में रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है या फिर रिसोर्सेज को पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि रिसोर्स जो है वो नेचर के फ्री गिफ्ट नहीं है, वो मुफ्त नहीं है। वो क्या है? दीज आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एज ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन द एनवायरमेंट एंड यूज देम। तो रिसोर्सेज फ्री नहीं होते। रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए या फिर रिसोर्सेज को बनाने के लिए, संसाधन को बनाने के लिए ह्यूमन बींग्स को बहुत कुछ करना पड़ता है। लाइक ह्यूमन बींग्स ही नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, वो ही टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और वो ही इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करते हैं जिनसे रिसोर्सेज पूरी तरह आपको मिल पाते हैं। सो नेक्स्ट इज, अब रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज या फिर संसाधन क्या है, ये हम जान चुके हैं। अब रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं, किस तरह से रिसोर्सेज डिवाइड होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को हम 4 बेसिस पे बांटते हैं। सो फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो उनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, तो इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं उनको बायोटिक अबायोटिक। यहाँ पे सिर्फ मैं इनको बोल रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनको डिफाइन करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। On the basis of ownership, individual, community, national and international. On the basis of status of development, potential, developed, stock and reserves. 4 प्रकार के on the basis of status of development होते हैं। तो ये चीज एक काम मैं कर दूंगा कि इस वीडियो के साथ इस जो हमारी पीपीटी है मैं इसको शेयर कर दूंगा, तो it will be easy for you to remind all these things, right? और एक चीज और, जितना भी डेटा है ये सभी एनसीईआरटी की बुक का ही है। मैंने इसको बस सिंप्लीफाई किया है जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है हमारे पास, यहाँ पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो 2 प्रकार के क्लासिफिकेशंस होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल में आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आते हैं। रिन्यूएबल में क्या है आपके कंटीन्यूअस और बायोलॉजिकल, राइट? तो कंटीन्यूअस में क्या है? कंटीन्यूअस मतलब निरंतर, जो लगातार चलते रहते हैं। हवा लगातार चलती है और वाटर भी लगातार, मतलब वाटर भी मिल जाता है आपको, लगातार ही प्रेजेंट होता है।
है ना। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल है, लोगों ने यूज करा और पेट्रोल एग्जॉस्ट हो गया, ऐसा नहीं है ना। नेक्स्ट आपका इसमें रिन्यूएबल में आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आपके दो प्रकार के होते हैं, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में आपके जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी आते हैं। और नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन में आपके फॉरेस्ट यानी जंगल, ये सभी आते हैं। नॉन रिन्यूएबल में आपके रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल आते हैं। रिसाइक्लेबल मेटल्स होते हैं, एग्जाम्पल मेटल है इसका। तो रिसाइक्लेबल का मतलब क्या है कि लाइक आपने मेटल का कोई भी आर्टिकल या यूटेंसिल बनाया, उसको आपने यूज किया, उसके बाद जब वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो आप उसको रीप्रोसेस करके उससे दूसरा प्रोडक्ट भी बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसको रिसाइकल कर दिया। नॉन रिसाइक्लेबल जिनको, जो कि लाइक पेट्रोल है, पेट्रोल आपने बाइक में डाला, है ना, बाइक को चलाया, तो पेट्रोल क्या होगा, वो बर्न होता रहेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, उससे आपकी बाइक चलती रहेगी, और साथ में वो बाई प्रोडक्ट्स को रिलीज करता रहेगा, गैसेस वगैरह को रिलीज करता रहेगा, और वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, है ना। ये तो आपका नॉन रिसाइक्लेबल। ह्यूमन, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ेंगे, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने ह्यूमन रिसोर्सेज नाम का वर्ड जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, इनमें दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड सेकंड वन इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सो इसको हमें नहीं पढ़ना इसमें, तो इसको हम डिफाइन भी नहीं कर रहे हैं, राइट। कमिंग अपॉन नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज में लाइफ होती है, दीज हैव लाइफ। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना, फिशरीज। ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य। फ्लोरा फौना क्या होती है, फ्लोरा आपके जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी फ्लोरा में आते हैं। फौना में जितने भी आपकी एनिमल स्पेशीज होती हैं वो सभी फौना में आती हैं। फिशरीज में क्या है, जितनी भी आपके फिशेज वगैरह हैं वो सभी आपके फिशरीज में आती हैं। तो ये सभी क्या है, इनके अंदर लाइफ होती है, इसलिए ये कौन से रिसोर्सेज हैं, ये आपके बायोटिक रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज। तो ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वो सभी चीजें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स की बनी हुई होती हैं वो सभी एबायोटिक रिसोर्सेज होती हैं, लाइक रॉक्स एंड मेटल्स। ठीक है, तो रॉक्स मेटल्स में क्या है, लाइफ नहीं होती, इसलिए आप इनको एबायोटिक रिसोर्सेज में काउंट करते हो। तो बेसिकली बायोटिक के एग्जाम्पल जितने भी, मतलब जितनी भी चीजों में लाइफ है वो बायोटिक के एग्जाम्पल्स हो गए, लाइक ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना, फिशरीज। और जिन चीजों में लाइफ नहीं होती वो एबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हो गए, लाइक आपके मेटल्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्ट होने का मतलब क्या है कि खत्म हो जाना, एग्जॉस्ट होने का मतलब। तो इस बेसिस पे आपके दो प्रकार के होते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। तो नाम से पता लग रहा है जिनको आप रीन्यू कर सकते हो वो रीन्यूएबल, और जिनको रीन्यू नहीं कर सकते वो नॉन रीन्यूएबल। द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और reproduced by physical, chemical और मैकेनिकल processes, जिनको आप फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस से रीन्यू कर सकते हो वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। और जिन रिसोर्सेज को आप रीन्यू नहीं कर सकते, वो एक बार के यूज से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब रीन्यू करने का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सोलर एनर्जी का। क्या हुआ, अब आपके पास एक सोलर पैनल है, सनलाइट पड़ी, वो सनलाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, या फिर आप सीधे समझो कि वो सोलर एनर्जी है ना। तो वो सोलर एनर्जी आज भी है, कल भी रहेगी, है ना। एक बार यूटिलाइज हो गई, उसके बाद भी आप उसको रीन्यू कर सकते हो, है ना। फॉरेस्ट है आपके, तो आप ये समझो कोई जंगल है, आपने जंगल को काट दिया,
आप उसको वैसा ही छोड़ दोगे तो वो जंगल फिर से दोबारा बन जाएगा, दोबारा से ग्रो होगा। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ट्रीज सभी ग्रो होंगे, वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे वहाँ पे पैदा होनी शुरू होगी, और फिर उसके बाद आपका जो फॉरेस्ट है वो रीन्यू हो जाएगा। बट नॉन रीन्यूएबल में क्या होता है, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का एग्जांपल मैं लेता हूँ, लाइक पेट्रोल हो गया। तो पेट्रोल आपने एक बार यूज कर लिया तो वो एग्जॉस्ट हो गया, अब आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। क्या आपने भैया एक बार बाइक चलाने में यूज कर लिया, उसके बाद आप किसी और चीज में यूज कर रहे हो, तो इस तरह से नहीं होता। ये आपके नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, सिंपल सी चीज। जिनको आप रीन्यू कर सकते हो वो रीन्यूएबल, और जिनको आप रीन्यू नहीं कर सकते वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। पहला, स्टॉक। स्टॉक क्या है? Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these, are included among stock। तो वो चीज़ें जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, बट ह्यूमन के पास उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सभी स्टॉक के अंदर आते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे आप। देखिए, ये तो होगी थ्योरी, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आती हैं अच्छे से। तो एग्जाम्पल क्या है कि पानी है, पानी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, H2O। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस प्रेजेंट होती हैं, राइट। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वी डू नॉट हैव एडवांस्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर द पर्पस, फॉर दिस पर्पस। तो हाइड्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जिसको हम एनर्जी के रिच सोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, राइट। हम हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे और बहुत सारी चीजों के तौर पे यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास उसको एक्सट्रैक्ट करने की, पानी में से निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसलिए इसको हम स्टॉक बोलेंगे कि एक मटेरियल अवेलेबल तो है, बट उस मटेरियल को रिसोर्स में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको रिसोर्स बोलता हूँ, मैं उसको स्टॉक बोलता हूँ। आई गेस ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट वन इज रिजर्व। रिजर्व क्या होते हैं? तो रिजर्व से आप समझते भी होंगे, रिजर्व जो चीज हम बचा के रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए। रिजर्व कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, राइट। तो हमारे पास रिजर्व को यूज करने की टेक्नोलॉजी तो है, बट हम उसको फ्यूचर यूज के लिए रोक के रख रहे हैं। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, राइट। स्टॉक क्या था? एक मटेरियल है जिसको जिसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है। रिजर्व क्या है? इसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी मेरे पास है, बट मैं इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको फ्यूचर यूज के लिए बचा के रख रहा हूँ। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, but presently it is being utilized only to a limited extent। रिवर वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकता हूँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर बना सकता हूँ मैं, बट मैं उसको फ्यूचर यूज के लिए बचा के रख रहा हूँ। Thus the water in the dams, forest etc. is a reserve which can be used in the future। इसलिए डैम्स में जो भी पानी होता है वो क्या होता है, या फिर जो फॉरेस्ट है हमारे, वो क्या है, वो रिजर्व हैं जिनको हम फ्यूचर यूज के लिए बचा के रखते हैं। आई गेस ये चीज भी क्लियर होगी। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व। स्टॉक क्या है? मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है, बट उसकी टेक्नोलॉजी, उसको निकालने की टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है। रिजर्व क्या है? मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, बट मैं उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, निकाल नहीं रहा, क्योंकि मैं उससे अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहता हूं। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप चार प्रकार के यहाँ पे हैं रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, तो इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, राइट। तो वो रिसोर्सेज दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल प्लांटेशन। तो कोई भी एक व्यक्ति जिस रिसोर्स का मालिक होता है
वो इंडिविजुअल रिसोर्स होता है। लाइक प्लांटेशन है ना, तो क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति है उस प्लांटेशन का मालिक है, तो वो क्या है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब होता है समाज। तो वो रिसोर्सेज जो कि कम्युनिटी के जिसका ओनर कम्युनिटी होती है, जिसकी ओनर कम्युनिटी होती है, उनको हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। सो दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। वो रिसोर्सेज जिन जिन पर कम्युनिटी के सभी मेंबर्स का हक होता है, वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। एग्जाम्पल बरियल ग्राउंड्स, जो आपके शमशान घाट होते हैं या कब्रिस्तान होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कब्रिस्तान पे किसी एक व्यक्ति का या किसी कंपनी का राज होता है। कब्रिस्तान पूरी कम्युनिटी के होते हैं। या आप ये समझो कि मुस्लिम्स के लिए कब्रिस्तान, हिंदूज के लिए शमशान घाट। ठीक है, तो हिंदूज में कोई भी डेथ होती है, तो किसी भी हिंदू की डेथ होती है, तो वो शमशान घाट में जाके जो भी क्रियाकर्म होता है वो कर सकता है। कोई भी उसको रोकेगा नहीं कि भाई फलाना व्यक्ति उस कब्र शमशान घाट का मालिक है। मुस्लिम्स में कोई डेथ होती है, तो वो कब्रिस्तान में जाके जो भी रिचुअल्स होते हैं वो कर सकते हैं, उस व्यक्ति को दफना सकते हैं। वहां पे भी कोई उनको रोकेगा नहीं कि भाई ये तो फलाना व्यक्ति की संपत्ति है। तो कब्रिस्तान, शमशान घाट, पब्लिक वेल्स होते हैं, और पंचायत घर होते हैं, कुछ बैंकेट हॉल्स बनाए जाते हैं जो कि कम्युनिटीज के लिए होते हैं। तो कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति वहां पे अपने घर वालों की शादी कर सकता है। तो ये सारे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। नेशनल रिसोर्सेज, तो नेशनल रिसोर्सेज एक देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी नेशनल रिसोर्स के अंदर तो आते ही हैं। तो ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, साथ में एक ओशनिक बाउंड्री भी होती है। आपको सभी को पता है कि इंडिया के ऊपर की तरफ तो लैंड मास है ना। जो कंट्रीज हैं, लाइक आपके एक तरफ पाकिस्तान हो गया, नेपाल, चाइना, ये सब है ना, ऊपर लैंड है। बट तीन साइड से क्या है, समुद्र है ना। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंडिया की लैंड बाउंड्री से आप शुरू करो और 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, इंडिया का एरिया होगा। इसको आप बोलते हो टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, यानी कि इंडिया इंडिया की लैंड बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो इंडिया की ओशियनिक बाउंड्री होगी या फिर टेरिटोरियल वाटर होगा। तो यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं विद इन दिस एरिया, विद इन 12 नॉटिकल माइल्स, वो सभी इंडिया के नेशनल रिसोर्सेज होंगे। आई गेस ये बात भी क्लियर होगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको स्पीड की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस बात को भी सजेस्ट कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप वो बात सजेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो स्पीड की प्रॉब्लम तो आप एक स्पीड का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप 0.5 है ना, 1.5, 1.25 ऐसा करके एडजस्ट कर सकते हैं। बट फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन लेट मी नो। आफ्टर दैट इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दीज आर, अब देखो नाम से पता लगता है कि इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय है। तो वो रिसोर्स जिसका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे होल्ड होता है वो आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करती हैं। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean। अब क्या है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वहां से 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर का जो एरिया होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 200 नॉटिकल माइल्स से बाहर का जो एरिया है वो ओपन ओशियन को बिलोंग करता है। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। और कोई भी देश इस ओपन ओशन के एरिया को यूज नहीं कर सकता, वहां से कोई भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता विदाउट
टेकिंग परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के संज्ञान में इस बात को डाले, वो कोई भी देश ओपन ओशन के रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकता। सो दीज वर टाइप्स ऑफ, या फिर